अपन यहाँ पर जो पहला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है। आपने बच्चों जो है दीपावली के टाइम पे आपके पापा को आपने देखा होगा, बाज़ार से कलई लाते हैं, बाज़ार से वो बच्चे क्या करते हैं, बाज़ार से बच्चों वो कलई लाते हैं और उस बर्तन में क्या करते हैं, पानी भर देते हैं और एक कलई मिला देते हैं। ठीक है, कलई मिला देते हैं तो ये इसमें भरा हुआ पानी जो है बच्चों गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है तो माने उसमें ऊष्मा निकल रही है, तो ऊष्मा छिपी अभिक्रिया तो बच्चों है वो। अभी क्या ये संयोजन भी हो सकती है? हाँ, क्योंकि ये सूखी कलई हो गई गीली, ये सूखी कलई हो गई गीली, माने उसमें पानी का संयोजन हुआ है। पानी उसमें मिला है कि मतलब कलई में, कलई में पानी मिल गया है, इसे क्या बोलेंगे, संयोजन। संयोजन माने जुड़ना। इसलिए बच्चों जो है इसका आंसर क्या सही है आपका, ऊष्माक्षेपी और संयोजन अभिक्रिया। ध्यान देना। कैल्शियम ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं, CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, कलई कहते हैं। पानी में मिला दिया तो क्या बन गया, बुझा हुआ चूना। अच्छा एक बात और है, जो बाज़ार से लाते हैं इसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं। पानी में मिला देते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, ये आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार अधातु है। चमकदार अधातु है, आपने धातु अधातु सुने होंगे। तो जो आयोडीन है एक चमकदार अधातु है, ये चमकती है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनता है। आयोडीन की कमी हो जाए तो बच्चों गले का घेंगा रोग हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी है तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अधातु है, आ पहले आ रहा है, आ पहले आ रहा है, आ पहले आ रहा है, काय में आ रहा है, आयोडीन में आ रहा है, आ धातु आयोडीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। माने ये आपके सामने है पोषण श्वसन परिवहन, ये तो वृक्क किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क है बच्चों उत्सर्जन तंत्र का भाग। उत्सर्जन माना होता है बेकार पदार्थों को बाहर निकालना। इसे मूत्र त्याग करते हैं आप, बेकार पदार्थ है बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है, खराब पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। अब ये वृक्क है, ये उत्तर कैसे ध्यान रहे आपको, अभी तो बता दिया हमने आपको। वृक्क, सोचो मन में सोचो, वृक्क माने बेकार, वृक्क माने बेकार, तो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर करना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये उत्तर सही है, उत्सर्जन मतलब क्या बेकार है, वृक्क बेकार, बेकार पदार्थ बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो कक्षा 7 की चीज़ है, इसे उत्सर्जन कहते हैं। समझ गए आप। वृक्क का उत्तर इसमें क्या लगाना अपन को, उत्सर्जन। ये रक्त का शुद्धिकरण करता है वृक्क। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जो मादाएं माने महिलाएं होती हैं उनमें कौन कौन से अंग होते हैं, और जो नहीं होता है तो वो उत्तर होगा उसका। तो देखो अंडाशय है, तो गर्भाशय में अंडा बनता है, बनता है, तो गर्भाशय तो बोल ही दिया हमने, ये महिलाओं के होता है। अंडवाहिनी माने जब अंडा बनता है तो अंडे को वहन कौन करता है, अंडवाहिनी व नलिका करती है। ये जो सभी जो अंग हैं ये किस में होते हैं, मादा में होते हैं, महिला में होते हैं। जबकि जो शुक्रवाहिका है बच्चों ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। किसका है, ये मानव में जो है पुरुष जनन तंत्र का भाग है। अब मानव जो है पुरुष को भी मानव बोलते हैं, महिलाओं को भी मादाओं को भी मानव बोलते हैं। ठीक है, तो पुरुष जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका, इसलिए इसका उत्तर हुआ कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। ध्यान देना, लिंग गुणसूत्र की संख्या माने लिंग गुणसूत्र ही ये निर्धारित करेगा कि होने वाली संतान जो है कि लड़का है या लड़की है, लड़का है लड़की। तो बच्चों अपन में क्या है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें बच्चों 22 जोड़ी समान होते हैं। 22 जोड़ी समान हो गए, अब बचा 23वां बच्चों होता है XY। पुरुष में क्या होता है, XY। अगर पुरुष का X महिला के X से मिलता है तो लड़की होती है, और पुरुष का Y जब महिला के X से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। महिला के दोनों XX ही होते हैं, समान होते हैं। पुरुष के एक X होता है, एक Y होता है। अगर पुरुष का X चला जाए तो लड़की, पुरुष का Y चला जाए तो लड़का। ठीक है, तो लिंग गुणसूत्र संख्या कितनी भाई, 2 बोली हमने, X और Y।
एक्स और वाई, तो दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे अपन, एक जोड़ी बोलेंगे। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो है एक जोड़ी होती है। अब किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी दूरी पर हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। देखो, आप अपना चेहरा देखते हैं, आप अपना बच्चों चेहरा देखते हैं, ठीक है, तो वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है समतल दर्पण? तो समतल दर्पण के चाहे पास खड़े हो जाए दूर खड़े हो जाए, आप हमेशा सीधे दिखाई दोगे, आप हमेशा सीधे दिखाई दोगे। इसी तरह बच्चे जो है उत्तल लेंस भी होता है, इसी तरह बच्चे जो है इससे उत्तल दर्पण भी होता है, ध्यान देना। इसी तरह बच्चों क्या उत्तल दर्पण भी होता है। अब ये उत्तल दर्पण कौन सी चीज़ है समझो। मोटरसाइकिल के साइड ग्लास होते हैं, बगल में लगे रहते हैं दो, पीछे की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो साइड ग्लास जो होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। कभी उसमें आपको ट्रक उल्टा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। वो उत्तल दर्पण में आपको हमेशा ट्रक सीधा ही दिखाई देगा, पीछे के वाहन चाहे मोटरसाइकिल हो कुछ भी हो सीधे ही दिखाई देंगे। तो उत्तल दर्पण भी सीधे दिखाई देते हैं। और घर में जो अपना चेहरा देखते हो, आप शक्ल देखते हो, तो वो समतल दर्पण होता है, माने एक जैसा तल का होता है, तो उसमें भी सीधे दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि सीधा प्रतीत किस किस में होता है, तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न है 1 एम्पीयर का मान होता है। 1 एम्पीयर का मान होता है। तो 1 एम्पीयर का मान जो है 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड होता है। 1 एम्पीयर का मान कितना होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 एम्पीयर का मान कितना होता है बताओ? 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड। ये आपको याद करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो आपको याद करना पड़ेगी। अब जो बोर्ड पर समझाने वाली चीज़ें हैं, आप हमारी वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हो, इसलिए आप मेहनत भी नहीं करते बनाने में वीडियो। अगला जो प्रश्न है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, अच्छा आपने जनरेटर सुना है? जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है, लाइट उत्पन्न करता है, करंट उत्पन्न करता है। क्या जनरेटर जो है विद्युत धारा उत्पन्न करता है, सबको पता है। छोटे छोटे बच्चों को पता है कि जनरेटर से लाइट बन जाती है, करंट बन जाता है, विद्युत बन जाती है। तो उत्तर क्या है? जनरेटर। ये लिखा, हिंदी में लिख दिया इन्होंने जनरेटर। तो जनरेटर क्या काम करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करता है। ये बच्चों हैं आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है आपका CaCO3, माने कैल्शियम कार्बोनेट। अब अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ कहलाती हैं। ये आपका जो प्रश्न है, ये क्या कहलाती हैं? तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी है, रेत है, तो अशुद्धियाँ कहलाती हैं बच्चों आपकी गैंग अधात्री। गैंग अधात्री, इसको कैसे याद रखें? तुमने गैंग सुनी है? खराब लोगों की गैंग, वो तो गैंग बना ली उन लोगों ने, तो लड़ने वाले हैं, लड़ंका है, गैंग बना ली। जो खराब लोग होते हैं, अशुद्ध लोग होते हैं, वही गैंग बनाते हैं। वही यहाँ लिखा है कि अयस्क में उपस्थित, माने अयस्क में अशुद्धि आ जावे, तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, अशुद्धियाँ क्या कहलाती हैं? गैंग, ठीक है, जिसे अपन अधात्री भी कहते हैं। अगला आपका जो क्वेश्चन है, हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। अपन तो कभी चर्चा भी कर रहे थे, कौन से हार्मोन के लिए? आय तो याद करने की ट्रिक बता रहा है। आय थाय, तो यहाँ क्या भरेंगे अपन? थायरॉक्सिन। क्या भरेंगे अपन? थायरॉक्सिन। क्या भरेंगे अपन यहाँ पर? थायरॉक्सिन। अब जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों तो उन पुष्पों को कैसे पुष्प कहते हैं? बहुत सरल है। तो उन पुष्पों को अपन कहते हैं द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी पुष्प। समझो बात, पुष्प है बच्चों, उसमें पुंकेसर भी है, माने पुष्प माने पुरुष भाग भी है, स्त्री केसर माने मादा भाग भी है उस पुष्प में। तो ऐसे पुष्पों को अपन क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। अब सर हमें समझ में नहीं आया, आपने उभयलिंगी बोली। अच्छा, हिंदी में आपने अलंकार पढ़े होंगे। एक अलंकार होता है उभय अलंकार, माना जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हों, उसको उभय अलंकार कहते हैं। दोनों की बात आ गई, वो यहाँ लिखा होगा जब पुष्प में दोनों अंग हों, माना पुरुष के पुंकेसर हों और मादा के स्त्री केसर हों, दोनों हों, तो यहाँ क्या भरेंगे? उभयलिंगी या द्विलिंगी, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। फिर किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। यहाँ आपको क्या भरना है? आधी। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की
कैसी होती है? आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह डॉट 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 से हट जाती है। अब इसका अपन क्या लिखेंगे? तो यहाँ भरेंगे अपन अभिलंब, या क्या लिखेंगे? अभिलंब लिखेंगे। और पेपर में आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको क्रमांक लिख देना है, या आप पूरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं और फिर रिक्त स्थान लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश किरण जो है बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको प्रयोग के द्वारा हम बता सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसको बता सकते हैं ये जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो वह अभिलंब से दूर हट रही है। तो ये क्या है? अब प्रैक्टिकल के द्वारा आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक, यहाँ आपका भरना है, अभिलंब भरना है। अब किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? यहाँ ध्यान दें, सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विद्युत परिपथ। देखिए क्या लिखा? किसी विद्युत धारा के सतत बंद पथ को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? विद्युत से स्टार्ट हो रहा है तो विद्युत परिपथ। ये क्या है? पथ है, विद्युत परिपथ। यहाँ आपको विद्युत परिपथ भरना है। और ये आपकी सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं अपन। और यहाँ ध्यान दें आप, जो आपको सही से आती है उसका उत्तर आप पहले सामने लिखें, बाकी एक दो जोड़ी बचती हैं तो अपने आप हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सी ऐसी जोड़ी है जो आपको लग रही है कि आप उसको हल कर सकते हैं? तो देखो ये भी सही है, पारा। पारा है जो पारे से अमलगम मिश्र धातु बनाई जाती है। पारे के सामने आपको अमलगम लिखना है। जो आपको पहले आती है वो आपको सामने लिख देना है, और बाकी बाद आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं सिरका। तो सिरका के सामने आपको क्या लिखना है? सिरका का संबंध है बच्चों एथेनोइक अम्ल से। सिरका का संबंध कैसे है? एथेनोइक अम्ल। क्योंकि सिरका को बच्चों अपन एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, सिरका को विनेगर भी कहते हैं। चाउमीन खाने जाते हैं दुकान पे, वो चाउमीन में मिलाता है खट्टापन लाने के लिए, वो बच्चों वो सिरका होता है। अब सिरका का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सिरका का दूसरा नाम क्या है? विनेगर है। ये पारा हमने बता दिया कि अमलगम मिल जाएगा। पारा का सूत्र क्या है? मैंने संकेत क्या है? Hg है। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मैंने सोचने समझने, माने ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, दिमाग वाली क्रियाएं होती हैं, तो केंद्र और पूरे शरीर का केंद्र कहें, सेंटर कहें, जो सबको नियंत्रित करता है, वो कहाँ होता है? वो मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क मेरुरज्जु में होता है। अलैंगिक प्रजनन की बात करते हैं हम, तो इसको हम एक कायिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर में पूछते हैं कायिक प्रवर्धन। जब पौधे के जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जब पौधे की जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो कायिक प्रवर्धन जो क्या है? अलैंगिक प्रजनन है, क्योंकि फूलों से नहीं हो रहा है। अब है वंशागत लक्षण क्या है? वंशागत लक्षण क्या है? जुड़े कर्णपाली। देखो, जैसे किसी माता या कहें या पिता कहें, उसके कर्णपाली जुड़े हुए हैं तो उसके बच्चे की भी ऐसी ही समस्या होती है। जैसे मम्मी पापा घुंघराले बाल हैं तो उनके बच्चों में भी घुंघराले बाल चले जाते हैं। तो क्या है? वंशागत लक्षण। ठीक है, तो वंशागत लक्षण कौन है? जुड़े कर्णपाली। ये कई लोगों के ऐसे होती है कान। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? टिंडल प्रभाव। ये क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन? अंधेरे कमरे में बच्चों जो क्या है, प्रकाश की रोशनी की किरण आती है तो वो चमकती है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था कक्षा 8 में, आपने इसको याद किया होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा के सामने क्या लिखोगे? तो विद्युत धारा को बच्चों जो है अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को कैसे मापते हैं अपन? अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। और विभवांतर वोल्ट मीटर से नापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। अब है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। अब लास्ट का बचा तो उसका उत्तर बता सकते हैं। जो पारितंत्र है, जो इकोसिस्टम है,
उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, वो एक दिशक होता है। पारी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है। ऐसे आपको जोड़ियाँ लिख देनी है। यहाँ पर आप देखिए एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो उत्तर है इसका विरंजक चूर्ण। बाजार में जाओगे विरंजक चूर्ण बोलोगे तो वो आपको दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन इसे इसको क्या बोलेंगे अपन? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस नाम से कोई नहीं दे पाएगा। बोल दोगे विरंजक चूर्ण दे दो तो चाहे कोई दे देगा। तो इसका प्रचलित नाम क्या है? सबको पता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण। पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? सबको पता है क्लोरोफिल। सबको पता है क्लोरोफिल। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? इसका उत्तर है न्यूरॉन। क्या है इसका उत्तर? न्यूरॉन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसकी संरचनात्मक इकाई पूछिए, माने वो काय से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना है? ये सब मिलकर के बना है न्यूरॉन से। कैसे? न्यूरॉन से। डीएनए का पूरा नाम लिखिए, क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका उत्तर क्या आएगा? इसका आएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? जो लेंस की क्षमता का सही मात्रक है डायप्टर। कम डायप्टर के लेंस, अधिक डायप्टर के लेंस, ठीक है। तो जो लेंस होता है, जो आप आँखें बनवाने जाते हो तो अलग अलग क्षमता के होते हैं कांच, तो उस कांच की क्षमता माने लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो यहाँ लिख देना है डायप्टर। अब सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी से, माने व्यक्ति की आँखें हैं तो कोई पुस्तक सामने है, दूरी पर है, पुस्तक सामने, आँखों के पास लाओ, आँखों के पास लाओ, आँखों के पास लाओ। अगर वो 25 सेंटीमीटर नाप ले स्केल से, 25 सेंटीमीटर के बाद अगर अक्षर धुंधले हो जाते हैं तो उसकी आँखें बहुत अच्छी हैं। तो माने दूर तो कितना भी देख सकते हैं, देखो अपन पास जो देखते हैं वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख पाते हैं, माने उसकी आँखें सही है। तो स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज है बच्चों, माइकल फेराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फेराडे ने की थी। तो बच्चों हमने आपको सभी क्वेश्चन OT टाइप के बता दिए हैं। अगली वीडियो में जो है हम आपको ये जो आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, यह वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप